हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप कस्टम बिड पार्टिसिपेट कर सकते हो। पीछे काफ़ी टाइम से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कस्टम बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट होगी, तो वो बताइए। तो आज हमने सोचा उसी पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप कस्टम बिड पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कस्टम बिड होती क्या है बेसिकली, तो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि जेम एक नया प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो बायर को ये ऑप्शन दिया गया है कि जब तक आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे नहीं बन जाती तब तक आप कस्टम बिड क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आपका भी कोई टेंडर इसी तरीके से कस्टम बिड में निकला हुआ है तो वो किस तरीके से पार्टिसिपेट होगा या फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया है अपनी प्रोफाइल में। अब हम लोग चलते हैं बिड सेक्शन में। बिड सेक्शन में जाने के बाद हमें कस्टम बिड पार्टिसिपेट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आता है बाय कैटेगरी का। बाय कैटेगरी में जाइए और कस्टम प्रोडक्ट का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको कस्टम बिड दिखाना स्टार्ट कर देगा। कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जिन पे एग्जिस्ट नहीं करती। कई लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कस्टम बिड और बीओक्यू बिड दोनों ही सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टम बिड कई एक प्रोडक्ट आपका कोई ऐसा है जिसकी कैटेगरी जेम पे नहीं है तो उसके लिए कस्टम बिड होगी। और पांच या पांच से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए बीओक्यू बिड होगी। बाकी जितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल है जेम पे, जेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जेम ये कहता है जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है उनके लिए कैटेगरी बेस्ड बिडिंग होना चाहिए। अब हमें कस्टम बिड पार्टिसिपेट करनी है, तो एक ऐसा टेंडर ढूंढ लेते हैं जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन भी हो, ताकि मैं आपको साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी समझा पाऊँ और कस्टम बिड पार्टिसिपेट किस तरीके से करनी है वो भी आपको बता पाऊँ। अब ये एक टेंडर है, जैसे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ऐसा कोई टेंडर देख लेते हैं जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हों। तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ कि किसके अगेंस्ट में क्या आपको देना रहता है। ओके, तो जैसे ये एक टेंडर है आपका, इस पे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट पे जाने के बाद अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ना टेंडर डॉक्यूमेंट को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कस्टम बिड है और कौन सा कैटेगरी बेस्ड टेंडर है। देखिए, एक कैटेगरी बेस्ड टेंडर जब आप ओपन करते हैं ना, जैसे मैं अगर आपको कोई कैटेगरी बेस्ड टेंडर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये है मेरा कैटेगरी बेस्ड टेंडर। तो यहाँ पे जब आप स्पेसिफिकेशन वाले सेक्शन में जाते हैं या फिर स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि बायर ने आपसे क्या मांगा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्पेसिफिकेशन का टेबल देखने को मिलता है जो बायर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, कैटेगरी बेस्ड टेंडर में बायर क्या करता है, मार्केट में जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट डालता है, अपना जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन उसे चाहिए वो वहां पे डालता है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा होता है उसको सेलेक्ट करके वो लोग बिड क्रिएट करते हैं। और उस प्रोडक्ट के जो पैरामीटर है वो बिड के टेक्निकल पैरामीटर आपके बन जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि बायर की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से आपको टेबल के रूप में टेंडर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलती है। बट व्हेन इट कम्स टू कस्टम बिड, क्योंकि कस्टम बिड की कैटेगरी जेम पे नहीं है, मतलब कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे नहीं है, तो उसके लिए बायर सबसे पहले क्या करता है, एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो जेम पे नहीं है। उसके बाद एक कस्टम कैटलॉग क्रिएट करता है। अब जब वो कस्टम कैटलॉग क्रिएट करता है ना, तो जो भी स्पेसिफिकेशन उन्हें रिक्वायर्ड है वो एक पीडीएफ के रूप में अपलोड करते हैं एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन। और जब वो कैटलॉग पब्लिश हो जाता है तो उस कैटलॉग को यूज करके टेंडर बनाते हैं। और जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो कस्टम बिड का, तो यहाँ पे जब आप स्पेसिफिकेशन में जाते हैं ना,
तो यहाँ पे आपको कोई भी टेबल देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे एक फाइल आपको डाउनलोड करने को मिलती है, एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है जो बायर ने एट द टाइम ऑफ बिड प्रिपरेशन अपलोड करी है, या फिर आप बोल सकते हो कि एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन उन्होंने जो भी अपलोड किया था स्पेसिफिकेशन, वो इस तरीके से आपको कस्टम बिड के टेंडर डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करने को मिलती है। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैटेगरी बेस का जो टेंडर डॉक्यूमेंट होगा वहां पे आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा, वहां पे टेबल में आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है क्योंकि वो कैटेगरी बेस्ड टेंडर है, और कस्टम बिड के केस में आपको यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है। अब हमें पार्टिसिपेट करना है टेंडर को, पार्टिसिपेट पे मैंने क्लिक किया, पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने डिटेल्स आ जाती हैं, कब निकला, कब खत्म हुआ, बिड एंड डेट, स्टार्ट डेट, बिड वैलिडिटी, बायर जी कौन है, कंसाइनी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपको कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करना है, हमेशा कंसाइनी की लोकेशन आपको कंसिडर करनी है, बायर की लोकेशन कंसिडर आपको नहीं करनी है, क्योंकि कंसाइनी ही वो एड्रेस है, ये वो जगह है जहाँ पे आपको कल को मटेरियल डिलीवर करना है, डोर डिलीवरी करनी है। तो ये हमारा कंसाइनी की लोकेशन है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं, तो स्पेसिफिकेशन में आपको यहाँ पे अगेन वो पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगी जो भी स्पेसिफिकेशन बायर को रिक्वायर्ड है। अब हमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करते वक्त अब देखिए, बायर ने जब टेंडर निकाला तो उन्होंने कस्टम कैटलॉग क्रिएट करा। अब हमें अगर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो हमें भी एक कस्टम कैटलॉग क्रिएट करना पड़ता है। तो हर एक कस्टम बिड को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ेगा, और कस्टम कैटलॉग बनाने का जो तरीका है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड न्यू प्रोडक्ट, अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो कस्टम कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले है यहाँ पे जो भी ब्रांड या फिर ओईएम आप ऑफर करना चाहते हो बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, जैसे ये है टेंडर, क्या है, गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन प्लस लाइसेंस। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी जेम पे है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट ये अभी टेंडर निकला हुआ है कस्टम में, तो आप ये समझिए कि कस्टम बिड बेसिकली पार्टिसिपेट हुआ किस तरीके से। तो अब जो भी ब्रांड या फिर जो भी मेक आप मेंशन करना चाहते हैं इस टेंडर के अगेंस्ट में वो मेंशन करेंगे, नहीं है कोई भी एप्लीकेबल तो एनए कर देंगे। कस्टम स्पेसिफिकेशन यस, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद मेक एंड मॉडल डालेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी मेक एंड मॉडल आप ऑफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिड के अगेंस्ट में वो डालेंगे। अभी के केस में जस्ट आपको दिखाने के लिए कि प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, मैं अभी यही डाल रहा हूँ। आप लोग अपने लिए जो भी ठीक ठीक एप्लीकेबल है वो डालेंगे या फिर वो डिटेल्स आप पुट करेंगे। उसके बाद जितने भी कस्टम कैटलॉग हैं हर एक बिड के अगेंस्ट में बनते हैं। कस्टम कैटलॉग का यूज आप किसी भी दूसरी बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कर सकते, और डायरेक्ट परचेज में भी आप कस्टम कैटलॉग का यूज नहीं कर सकते। कस्टम कैटलॉग खाली और खाली कस्टम बिड पार्टिसिपेट करने के लिए ही यूज में आता है। अब यहाँ पे आपको बिड नंबर मेंशन करना है जिस बिड के अगेंस्ट में आप कैटलॉग क्रिएट कर रहे हो, तो मैंने ये कर देता हूँ। उसके बाद सेलिंग प्रोडक्ट एज रीसेलर, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो भी है आप डिक्लेयर करोगे, लोकल कंटेंट डिक्लेयर करना चाहते हो हाँ ना, हाँ तो डिक्लेयर करोगे, लोकल कंटेंट कितना है, नहीं करना चाहते तो नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है कि आपका प्राइस कितना है, वो आप यहाँ पे डालोगे, तो एक टेंटेटिव आप जो प्राइस है आपके प्रोडक्ट का वो आप डाल सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन अपलोड करनी होती है। देखिए, बायर को जो रिक्वायरमेंट था उन्होंने इस तरीके से पीडीएफ के रूप में आपको बता दिया। अब बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आप क्या ऑफर करना चाहते हो उसका एक पीडीएफ बना के आप अपलोड करोगे। सजेशन मेरा ये है कि अपना जो पीडीएफ है, अपना जो कॉम्प्लाइंस है उसको प्लस बायर की रिक्वायरमेंट को दोनों को मर्ज करके साइन स्टैम्प करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं इसी को कर देता हूँ वापस से अपलोड। सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 इमेजेस अपलोड करने होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आप ऑफर कर रहे हो उसके जो 3 इमेजेस हैं वो आपको अपलोड करने हैं। कहीं कहीं पे कुछ चीजों में, कुछ टेंडर्स में ये इमेजेस वाला जो पैरामीटर है ना ये इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार बायर क्या करते हैं कि जॉब वर्क का भी टेंडर कस्टम बिड में निकाल देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई टेंडर निकला कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम एक काइंड ऑफ जॉब वर्क है या फिर सर्विस भी इसमें इन्वॉल्व है।
तो उसका कोई इमेज पहले नहीं आ सकता। देखो कॉन्फ्रेंस रूम तो जब तक बनेगा नहीं तब तक उसका इमेज नहीं निकल के आएगा। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा सा कॉन्फ्रेंस रूम का फोटो लगा देते हैं कैटलॉग में, और जब पार्टिसिपेशन देते हो आप उस कैटलॉग को यूज करके, तो वही इमेज जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, तो कल को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा कोई केस जहाँ पे आपको लगता है कि इमेज एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आप जो श्योर नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखो इमेज तो अपलोड होगा, जब तक इमेज अपलोड नहीं होगा तब तक कैटलॉग हमारा पब्लिश नहीं होगा, और टेंडर पार्टिसिपेट हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा कैटलॉग प्रिपेयर नहीं होगा। तो कस्टम बिड में टेंडर निकला है, तो कस्टम बिड पार्टिसिपेट करने के लिए कैटलॉग होना जरूरी है। कैटलॉग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक यहाँ पे 3 इमेजेस नहीं जाएंगे। तो जिस भी केस में आपको लगता है कि इमेजेस रेलिवेंट नहीं है या फिर इसमें एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कोई सर्विस का टेंडर है, इंटेंजिबल चीज है जहाँ पे इमेजेस एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखो उस केस में या तो आप कोई अपना सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन बना के नोट पैड पे उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो, या फिर ये जो बायर का जो डॉक्यूमेंट है इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके स्निप करके इसको भी डाल सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनली। ये कोई जेम की गाइडलाइंस नहीं है, ये कोई बायर नहीं बताता, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आपको लगे कि एप्लीकेबल है या फिर यूजफुल है तो यूज कर लेना, अगर लगता है आपको कि एप्लीकेबल या यूजफुल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या फिर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी कभार जहाँ पे इमेज एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस केस में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया, इसको मैंने 2 बार कॉपी कर दिया, तो ये मैं इमेज रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा से। सर्टिफाई, सेव एंड प्रोसीड, रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे आप जो अपना कैप्चा है वो डालेंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। जो हमारा कस्टम कैटलॉग होता है ना वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाता है और इंस्टेंट ही टेंडर के अंदर आ जाता है पार्टिसिपेशन के लिए। तो जब हम इस टेंडर में जाते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सेलेक्ट कैटलॉग करते हैं, तो देखिए हमने जो अभी कैटलॉग प्रिपेयर किया ना ये इंस्टेंट अवेलेबल हो गया। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी जितनी भी है वो आप डालेंगे, इनक्रिप्ट एंड सेव। इनक्रिप्ट एंड सेव के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना होता है। तो 5000 क्वांटिटी है, यहाँ पे जो प्राइस डालेगा ना वो पर यूनिट का डालेगा, तो आपका जो भी पर यूनिट प्राइस है वो डालोगे आप, है ना। मैंने अभी पर यूनिट का प्राइस डाला, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, टोटल कैलकुलेट करके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल प्राइस बिट दिखा देगा। तो आपके जितने भी खर्चे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जेम पे जो आपको प्राइस डालना होता है वो आपको सब कुछ इंक्लूड करके डालना होता है। आपका टैक्स, आपका प्रॉफिट, आपका फ्रेट, आपका जीएसटी, या फिर किसी टेंडर में कहीं पे इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग है, तो जितने भी खर्चे हैं आपके सारे ही आपको इंक्लूड करके यहाँ पे प्राइस डालना होता है। यही वो वैल्यू है जिसमें कल को जाके आपका परचेज ऑर्डर जनरेट होगा। इसके ऊपर आपको कोई भी पैसे कहीं से भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको जितने भी खर्चे हैं वो सारे ही इंक्लूड करके तब टेंडर कोट करना है। इनक्रिप्ट एंड सेव करोगे, ओके करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे गए हैं, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम एनुअल टर्नओवर, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1, कॉम्प्लाइंस ऑफ बीओक्यू। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपसे मांगे गए हैं। अब सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको अपने पास्ट वर्क ऑर्डर अपलोड करने होते हैं। सिमिलर कैटेगरी में जो भी काम आपने किया है उसका प्रूफ आपको देना होता है। कितना देना है वो यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 3 साल का, मतलब लास्ट 3 इयर्स में सिमिलर कैटेगरी का जो भी आपने वर्क किया है उसका आपको एक्सपीरियंस एक पीडीएफ बना के वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे पास परफॉर्मेंस। पास परफॉर्मेंस में भी आपको पास्ट वर्क ऑर्डर ही देने होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होता है कि आपको पास परफॉर्मेंस कितना देना होता है। तो जैसे ये पास परफॉर्मेंस है, कितना मांगा गया है, 80%। तो 80% कैसे आप कैलकुलेट करोगे,
तो ये जो हमारी पास परफॉर्मेंस है ये पहले क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है बिड की, और फिर वैल्यू से होती है। मतलब सबसे पहले जैसे ये इस बिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 5000 है, और 80% का पास परफॉर्मेंस आपसे मांगा गया है। तो मतलब आपको 5000 का जो 80% है उतना काम आपने पहले, मतलब उतनी क्वांटिटी आपने पहले कहीं सप्लाई करी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर डिपार्टमेंट में। अगर 10,000 रहता तो 8,000 आपको देना है, 10 रहता तो 8 देना है। तो जितना भी परसेंट है, अगर 50% मांगा गया होता है यहाँ पे, तो 5000 का 50% हो गया 2500। तो 2500 क्वांटिटी आपने पहले कहीं पे सप्लाई करी होनी चाहिए, उसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब किसी किसी टेंडर में क्या होता है, क्वांटिटी 1 होती है, तो वहां पे भैया 80% कैसे हम निकालेंगे, तो उसमें फिर वैल्यू वाइज कैलकुलेट होता है। अगर उस टेंडर का लमसम ऑर्डर वैल्यू या फिर बिड एस्टिमेटेड वैल्यू 1 लाख रुपए है और पास परफॉर्मेंस 80% मांगा गया, तो 80 लाख 1 लाख का 80% हो गया आपका 80,000। तो 80,000 का काम आपने पहले करा होना चाहिए, उसका जो वर्क ऑर्डर वगैरह है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद है बिडर टर्नओवर। बिडर टर्नओवर में आपको क्या करना है कि आपका जो भी टर्नओवर सर्टिफिकेट है, आप सीए से एक ऑथराइज्ड टर्नओवर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जहाँ पे आपका सीए ऑडिटेड आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे टर्नओवर लिख के दे देगा, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब इस टेंडर में क्वालिफाई करने के लिए कितनी टर्नओवर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखी होती है। मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ बिडर कितनी मांगी गई है, 11 लाख रुपीज। तो इसमें जितनी भी आपकी एक्चुअल टर्नओवर है वो आपका सीए आपको सर्टिफाई करके दे देगा, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दोगे। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन आपको दो जगह देखने को मिलती है। एक तो आपका जो ये कंसाइनी जी हैं, इसके ऊपर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी क्लॉजेज हैं, ये आपको पढ़ने हैं, और इसके अगेंस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स बायर ने आपसे मांगे गए हैं तो वो आपको सबमिट करने हैं। जैसे यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आईएसओ सर्टिफिकेट आपको देना है, प्लस सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेने, पढ़ लेने हैं एटीसी के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी में अपलोड करने हैं। और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हो कि हमने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में पढ़ी हुई हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं। इनकेस अगर हमें टेंडर मिलता है तो हम रेडी हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं यहाँ पे एटीसी में, सारे ही आपको अपलोड करने हैं, बायर के सबमिट करने हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी कभार क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो फंक्शन है ये वर्क नहीं करता, तो टेंडर डॉक्यूमेंट के एंड में भी आपको एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये सारी वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे वहां पे मांगी गई हैं। तो इसका एक पीडीएफ बना के आप अपलोड करेंगे। ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका ओईएम कोई और है तो उससे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेके आप अपलोड करोगे। खुद ही आप ओईएम है तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम ही इस प्रोडक्ट के ओईएम है और इससे रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेते हैं। उसके बाद ओईएम एनुअल टर्नओवर, सेम उसी तरीके से अगर आपका ओईएम कोई और है तो उसका जो टर्नओवर सर्टिफिकेट है वो आप लेके अपलोड करेंगे। अगर आप खुद ही ओईएम है तो अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट 1। एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 बेसिकली क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए बायर ने आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, और जेम पे जो फाइल अपलोड होती है ना वो मैक्सिमम 10 MB की होती है। अब हो सकता है कि इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 10 MB में हो ही ना अपलोड, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि इनकेस अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं एकोमोडेट हो रहे हैं ऊपर वाले टैब्स में तो आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कॉम्प्लाइंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लाइंस बना के देना होता है। लेटर हेड पे आप क्या करोगे, एक कॉम्प्लाइंस बनाओगे जहाँ पे रिटर्न में आप कॉम्प्लाइंस बायर को बना के दोगे। एक जगह आप क्या करोगे, बायर की रिक्वायरमेंट लिख लोगे, और एक जगह लिख दोगे आप ऑफर्ड वैल्यू। ऑफर्ड वैल्यू मतलब ये बायर की रिक्वायरमेंट है, जीमेल फॉर एजुकेशन 100 TB शेयर्ड स्टोरेज प्लस 20 GB पर यूजर, तो आप इसके आगे यस कर दोगे। ये है तो यस कर दोगे, या फिर जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो आप वहां पे मेंशन कर दोगे, और लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे मेक इन इंडिया डॉक्यूमेंट। तो अगर आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है और उसके अंदर लोकल कंटेंट जितना भी है
उसको आप रिटर्न में डिक्लेयर करके उसका एक पीडीएफ बना के आप अपलोड करेंगे। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ओटीपी का है, ओटीपी डालेंगे और इस टेंडर को सबमिट कर देंगे। टेंडर को सबमिट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो वहां पे विड्रॉ बिड का ऑप्शन आता है। जब तक उसकी डेडलाइन क्लोज नहीं होती आप अपना बिड विड्रॉ कर सकते हैं और 3 बार तक रीपार्टिसिपेट कर सकते हैं जब तक उसकी डेडलाइन क्लोज नहीं हो जाती। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप कस्टम बिड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको हेल्प करने की। साथ ही साथ कोई ऐसा टॉपिक है या फिर जेम से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस पे वीडियो लेके आने के लिए। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।